हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप्स आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आप सभी बच्चों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए डिसिप्लिन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री में, जिसमें आपको 1200 से 1700 सदी तक का इतिहास पढ़ना होता है। ये हम इसमें कवर करेंगे। इसके इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन लेकर के आई हूँ और एक आंसर राइटिंग भी है, तो वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, ठीक है ना, तो आप टेलीग्राम पर जा कर के सर्च करना फ्री स्टडी DM23। जैसे ही आप ये सर्च करोगे आपको हमारी टेलीग्राम चैनल का यूज़र नेम सबसे पहले मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के ज्वाइन कर सकते हो। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो वहाँ से आप हमसे पूछ सकते हो। उसके अलावा आपको मेल आईडी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। कोई डाउट है, कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो वहाँ पे आप हमें मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हो। तो फिलहाल में अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो की कि इसमें कौन सा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो डिस्कस करेंगे। अब हम देखो, इसमें एक मुगल काल को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेफिनेटली मुगल काल से आपके एक क्या दो क्वेश्चन आएगा, पक्का बता रही, 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। 15-15 नंबर के होते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई भी प्रश्न आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। कितनी बार? 2 से 3 बार। अगर आपने पहली बार उस प्रश्न को पढ़ा, समझ आया, फिर भी आप उसको दोबारा पढ़ो। क्योंकि दोबारा पढ़ने में को मैं इसीलिए बोल रही हूँ, जब आप उसको पढ़ोगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक उसका आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। और किसी भी आंसर राइटिंग को 3 पार्ट्स में लिखना। सबसे पहले उसका इंट्रो यानी कि भूमिका, फिर बॉडी और फिर कंक्लूजन, ठीक है ना। ये 3 पार्ट्स में आप किसी भी आंसर को लिखोगे। प्रश्न क्या है, मुगलों के अधीन जागीरदारी व्यवस्था के उदय और विकास को रेखांकित करें। मुगलों के अधीन जागीरदारी व्यवस्था के उदय और विकास को रेखांकित करना है। प्रश्न दोबारा सुनो, मुगल काल में जो जागीरदारी व्यवस्था आई थी उसका उदय कैसे हुआ मुगल काल में, और उसको किस किस तरीके से उसका विकास हुआ, उन्नति देखी गई, ये बताना इस प्रश्न में। होप सो प्रश्न क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब मुगल काल में कैसे ये व्यवस्था आई ये हम देखेंगे। ये टॉपिक ना आपका सिलेबस में था, बट कुछ टॉपिक्स मिस हो गए थे, कवर नहीं करवाए गए थे, तो डोंट वरी, वो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ज़रिए कवर करवा देंगे। देखिए, भूमिका कुछ इस प्रकार से बनाओगे। भारत के इतिहास में मुगलों की व्यवस्था का एक अनूठी व्यवस्था के रूप में देखी गई है। यानी मुगल की जो व्यवस्था थी उनको एक अनूठी और एक विशेष व्यवस्था के रूप में देखी गई है। मुगल शासक बाबर ने मुगल वंश की उत्तर भारत में स्थापना की। मुगल काल के दूसरे दशक में अकबर के शासन के दूसरे दशक में मनसबदारों को जो नगद वेतन के रूप में ज़मीन मिलती थी उन्हें जागीर कहा जाता था, और उसी जागीर को जागीरदारी व्यवस्था कहा जाता था। क्या कहना चाहता है मैं दोबारा समझा देती हूँ। मुगल वंश में एक शासक था जिसका नाम था अकबर। क्या नाम था? अकबर नाम था। अकबर जब शासन कर रहे थे तो अकबर के शासनकाल के दूसरे शासनकाल में, यानी अकबर के शासनकाल के दूसरे साल में अकबर ने जो उसकी सेना थी ना, वो सेना को पैसा देता था। लेकिन अकबर के शासनकाल में क्या हुआ, सेना को जो पैसा मिलता था यानी कि जो वेतन मिलता था, वो उस वेतन के बदले उन्हें एक ज़मीन का टुकड़ा देता था जिसको कहा गया जागीर। और इसी जागीर को जागीरदारी व्यवस्था कहा गया। यानी कि जो सेना को वो वेतन के बदले, पैसों के बदले, सैलरी के बदले एक ज़मीन का टुकड़ा देता था जिसको जागीर बोला, और इसी व्यवस्था को क्या कहा जाने लगा, जागीरदारी व्यवस्था। होप सब कोई डाउट नहीं होगा। थोड़ा सा स्किप करके दोबारा सुनो मैंने क्या बोला है, आराम से आपको समझ आ जाएगा। इस व्यवस्था के उदय को हम निम्न रूपों से कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। अगर एग्जाम में मनसबदारी व्यवस्था है या जागीरदारी व्यवस्था है तो कंफ्यूज नहीं होना है। मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था एक ही है। बस मनसबदारी क्या था कि अकबर से पहले के जो शासक थे उन्होंने मनसबदारी व्यवस्था के नाम से बना रखा था, और अकबर के टाइम पर, अकबर के दूसरे शासन के काल पर इसी का नाम बदल करके जागीरदारी व्यवस्था कर दिया, ठीक है ना। तो उसका उदय कैसे हुआ, देखो, जागीरदारी और मनसबदारी व्यवस्था का अंतर संबंध है, यानी कि इन दोनों में एक आपस में संबंध है। एक पॉइंट लिख दोगे। दूसरा पॉइंट, सैनिक मनसब पद पर मनसबदार कहलाते थे। यानी कि देखो, जैसे यहाँ पर क्या है, जागीरदारी, अभी मैंने व्यवस्था में क्या बताया कि जो अकबर थे वो अपनी सेना को पैसे के बदले एक भूमि का टुकड़ा देते थे जिसको बोला गया जागीर, और इसी व्यवस्था को बोला गया जागीरदारी व्यवस्था। सेम यहाँ था। मुगल काल नहीं बोलूँगी, अकबर के शासन के पहले जो सेना को ना एक पद दिया जाता था जिसको बोला गया मनसब, और जो इस पद पर बैठ जाता था उन सबको क्या बोल दिया गया, मनसबदार। बस, तो ये व्यवस्था पहले देखी गई, ठीक। फिर उसके बाद अकबर शासन काल से पूर्व
इक्तादारी प्रथा भी बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। इक्तादारी प्रथा और मुक्ति जो थी वो स्वतंत्र शासक की भांति कार्य करते थे, जिसके कारण केंद्र सरकार जो थी ना अंदर ही अंदर कमज़ोर पड़ने लगी। यानी कि ये इक्तादारी क्या होती थी, ये भी वो एक शासकों सैनिकों का एक संगठन होता था और ये बिल्कुल स्वतंत्र शासक होते थे, नहीं अपनी मर्जी से कोई भी नियम बना सकते थे और उनको लागू कर सकते थे। तो इन दोनों के आपस में मिल जाने के कारण क्या हुआ, केंद्र सरकार यानी कि राजा की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी, क्योंकि जनता किससे प्रभावित होते थे, इन्हीं मनसबदारों और इक़्तिदारों से। मृत्यु के बाद जागीर को वापस अपने अधिकार नहीं मिलते थे। जागीर कौन, जो मनसब थे ना सैनिक, अगर मान लो कोई वो है मनसबदार है, जागीरदार है कोई, उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद मृत्यु हो गई तो उसके वंश को उसे कोई भी अधिकार नहीं मिलेंगे। ये ऐसा कहा गया था, ऐसा करा गया था। शासन शक्ति नियंत्रण हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी समाप्ति कर दी थी। अब देखो इसका उदय पढ़ा आपने कि अकबर के शासनकाल में हुआ। अब देखो जब अलाउद्दीन खिलजी आए भारत दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी आए तो उन्होंने इसे ख़त्म कर दिया। फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया। तो जब तुगलक वंश में आया तो तुगलक वंश में फिरोज शाह ने इसको दोबारा से पुनः जीवित किया। और फिर जब उसके बाद अगला वंश आया लोधी वंश में भी इसका प्रचलन रहा, लेकिन शेरशाह ने जागीरदारी प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर दिया। उसके बाद ये जागीरदारी प्रथा दिल्ली सल्तनत में नहीं देखी गई। ये तो था उसका उदय। अब देखो जागीरदारी प्रथा का विकास कैसे हुआ, ये देखो। मुगलों के अधीन विशिष्ट संस्था की नींव जो रखी गई थी, किसके द्वारा रखी गई थी, अकबर के द्वारा। अकबर ने रखी। सेना के दक्ष और अनुशासित व्यक्तियों को ही इसके अंदर शामिल किया जाता था। जो भू राजस्व का बोझ होता था उसको कम करने के लिए जागीरदारी व्यवस्था बनाई गई। 17वीं शताब्दी में इस साम्राज्य के जो प्रशासनिक और आर्थिक स्थायित्व होता है उसको अस्थिर करने के लिए बनाया गया। यानी कि प्रशासनिक और आर्थिक जो इन दोनों के बीच में जो संबंध नहीं बन रहे थे ना, यानी कि किसी जो शासक था उनको नहीं पता चल रहा है कि उनकी सेना कैसे हैंडल की जानी है और पैसा कहाँ जा रहा है उनका, तो इन दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए, मिलाने के लिए भी जागीरदारी व्यवस्था बनाई गई। ये 4 से 5 पॉइंट लिखोगे और फिर अंत में क्या लिखोगे, छोटा सा कंक्लूजन। और कंक्लूजन आप खुद लिख सकते हो, ठीक है ना। कंक्लूजन क्या होता है कि पूरे प्रश्न का निचोड़। अब पूरे प्रश्न से आपको क्या क्या समझ आया आप आराम से बता दोगे, कोई डाउट नहीं है। तो बच्चों फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। होप्स ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और हेल्प भी मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना ये क्वेश्चन और जागीरदारी व्यवस्था आपको क्या समझ आई, कितनी समझ आई, और जागीरदारी व्यवस्था क्या होती है, ये जागीर किसको कहते थे ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में। वीडियो सुन ली होगी तो आपको पता चल गया होगा जागीर क्या है। तो फटाफट आप हमें कमेंट करके बताओ जागीर क्या था। हमें इंतजार आपके कमेंट का। मिलेंगे अब अगली वीडियो में एक और प्रश्न के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू बीइंग एंड बेस्ट ऑफ लक।